नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है दोस्तों, तो एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस को पढ़ने से पहले हम इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, एक तो है एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस और सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ये दोनों बहुत ही रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के व्यू से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसको हम लोग 11th-12th में भी पढ़ते हैं और फिर इसका हायर स्टडी भी करते हैं दोस्तों। इसलिए ये बेसिक से इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, इसको सबसे पहले दोस्तों हम इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस में टॉपिक से हमारा इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, यानी कि जो भी हम गैस को इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सेल कर रहे हैं, तो जो एल्वियोलर लेवल पर या फिर जो लंग्स लेवल पर जो एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द टिश्यू लेवल, यानी कि जो हम ऑक्सीजन को इनटेक किए वो टिश्यू लेवल पर कैसे जा रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन उसका कैसे हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, यानी जो सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उससे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उसका एक्सचेंज कैसे होता है टिश्यू लेवल पर, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द टिश्यू लेवल वाले टॉपिक में। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो और फिर रेस्पिरेटरी कोसेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल, ये इसमें थोड़ा सा देखेंगे और बाकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन को। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द सेल्स, CO2 एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दीज सेल्स। बहुत ही सिंपल है। लंग्स सर्व टू एक्सचेंज ऑफ दीज टू गैसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड। बहुत ही सिंपल था इंट्रोडक्शन। अब हम जो हमारा नेक्स्ट और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप बस ध्यान से देखते रहिए। एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एल्वियोली में पहुंचता है और एल्वियोली के बाद वो ब्लड में डिफ्यूजन, उसका जो ऑक्सीजन है उसका ब्लड में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एक तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा CO2 है, वो सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के एक्टिविटी के बाद का प्रोडक्ट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, CO2 क्या होता है? बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो उसको बॉडी से क्या होता है, मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। CO2 एक सर्टेन लेवल तक हमारे बॉडी के लिए मतलब सही रहता है, बट एक सर्टेन लेवल के बाद वो क्या होता है? टॉक्सिक होता है। तो उसको हमारे शरीर से यानी हमारे बॉडी से एक्सेल करना होता है थ्रू जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके। तो उससे क्या होता है, जो सबसे पहले जो हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है हमारे सेल में, और वो ब्लड के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ पहुँचता है दोस्तों? एल्वियोली में। तो एल्वियोली में फिर वहाँ पे डिफ्यूजन होता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये टॉपिक में मेनली हम इसी की बात करेंगे, मतलब जो एल्वियोलर लेवल पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले हम ये जानेंगे कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है एल्वियोलर लेवल पर, तो वहाँ पे क्या क्या मतलब चीज़ें प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या है? विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को पहले हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे 4 लेयर होता है। ठीक है, 5 लेयर होता है। कौन कौन से लेयर होते हैं दोस्तों? आप बस ध्यान से देखते रहिएगा आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए ये ब्लड कैपिलरी का रीजन है और ये एल्वियोलर रीजन है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? एल्वियोली का रीजन है, यानी कि ये यहाँ पे एयर प्रेजेंट है और यहाँ पे दोस्तों क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है और यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया ब्लड वाला रीजन और ये हमारा एयर वाला रीजन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ एल्वियोली प्रेजेंट है। और बीच में दोस्तों क्या है? इंटरस्टिशियल गैप, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ब्लू कलर के पेन से लिखा इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल, इसको गैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कैसे कैसे लेयर का डिवीजन है। सबसे पहला जो लेयर होता है दोस्तों, जो ब्लड कैपिलरी के
अंदर का जो होता है लेयर उसको बोलते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको हम एपिथीलियम सेल का बना होता है, ठीक है, कैपिलरी एंडोथीलियम, ठीक है। उसके बाद होता है, देखिए कैपिलरी एंडोथीलियम जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिका होता है या फिर रखा होता है। दैट मीन्स कैपिलरी एंडोथीलियम लाइज अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है दोस्तों। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा कैपिलरी एंडोथीलियम प्लेस होता है, रखा होता है। और उसके बाद होता है दोस्तों इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उसके बाद है यहाँ पे एल्वियोलर एपिथीलियम, यानी कि अब हम एल्वियोली वाले रीजन की बात करें। ये देखिए दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल गैप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है एल्वियोलर एपिथीलियम, उसके बाद है फ्लूइड लेयर और सरफेक्टेंट का लेयर, ठीक है। हम आपको दोस्तों बता दें यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वियोलर लेयर है, ठीक है, एल्वियोलर एपिथीलियम को जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एल्वियोलर एपिथीलियम होता है वो ग्रीन कलर के, मतलब मैंने यहाँ पेन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एल्वियोलर एपिथीलियम। देखिए एल्वियोलर एपिथीलियम भी दोस्तों एल्वियोलर सेल्स का ही बना होता है। और एल्वियोलर एपिथीलियम दो मतलब लिक्विड को सीक्रेट करता है। कौन कौन सा लिक्विड है? फर्स्ट है हमारा फ्लूइड का लेयर एंड सेकंड है सरफेक्टेंट का लेयर, ठीक है। दोनों को सरफेक्टेंट और फ्लूइड दोनों, मतलब दैट मीन्स फ्लूइड लेयर एंड सरफेक्टेंट बोथ आर सीक्रेटेड बाय द एल्वियोलर एपिथीलियम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, यानी कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का वो कितना होता है दोस्तों, बोथ लंग्स का एक साथ टुगेदर 70 मीटर स्क्वायर होता है। और थिकनेस कितना होता है दोस्तों 0.1 माइक्रोन, यानी कि 1 × 10⁻⁶, सॉरी मैंने यहाँ -6 नहीं, यहाँ -7 होगा, ठीक है। 1 × 10⁻7 मीटर इसका थिकनेस होता है। तो आप जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये हमारा होल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। होल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का दोस्तों थिकनेस कितना होता है, ओनली 0.1 माइक्रोन होता है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने लेयर होते हैं दोस्तों, 5 लेयर होते हैं, ठीक है। 3 तो एल्वियोलर रीजन में होते हैं और 2 कैपिलरी रीजन में होता है, ठीक है। कौन कौन से कैपिलरी रीजन में होता है, ये यहाँ पे 2 कैपिलरी रीजन में और यहाँ पे 3 एल्वियोलर रीजन में। तो एल्वियोलर एपिथीलियम, फ्लूइड लेयर एंड सरफेक्टेंट, ये तीनों किस में प्रेजेंट है, एल्वियोलर लेयर में। और जो हमारा कैपिलरी लेयर है उसमें एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में क्या दोस्तों होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल गैप। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए दोस्तों जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसका कोई एडवांटेज तो होगा। तो इसका सबसे जो बढ़िया और सबसे बढ़िया एडवांटेज है वो है इसका थिकनेस। दोस्तों देखिए आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ओनली 0.1 माइक्रोन इसका थिकनेस है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, जो मैंने रेड कलर के पेन से यहाँ ड्रॉ किया है, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी का एवरेज डायमीटर कितना होता है, एवरेज डायमीटर ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी इज ओनली 8 माइक्रोन, ठीक है दोस्तों। 8 माइक्रोन होता है जो पल्मोनरी कैपिलरी होता है उसका डायमीटर। और जो उसके अंदर आरबीसी जो रन कर रहा होता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा आरबीसी है और आरबीसी क्या कर रहा है, आगे की तरफ रन कर रहा है, ठीक है। ये आरबीसी आगे की तरफ बढ़ रहा है और आरबीसी का जो थिकनेस होता है वो कितना, डायमीटर ऑफ द आरबीसी इज 7.4 माइक्रोन। तो आप जरा सोचिए कि जो कैपिलरी है जिसमें कि आरबीसी रन कर रहा है उसका उसका कैपिलरी का थिकनेस है 8 माइक्रोन और उसके अंदर जो आरबीसी रन कर उसका डायमीटर है 7.4 माइक्रोन। तो यानी कि जो डायमीटर ऑफ द आरबीसी है वो बहुत ही ज़्यादा किसके इक्वल है, जो कैपिलरी में वो रन कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो उसके सरफेस से टच होकर रन कर रहा होगा, यानी कि जो आरबीसी है ये क्या है, इसके जो पल्मोनरी जो कैपिलरी का सरफेस है यानी कि एंडोथीलियम है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंडोथीलियम इज द लेयर ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी का जो लेयर है यहाँ पे एंडोथीलियम उससे बिल्कुल टच करके आरबीसी मतलब रन करता है। देयरफॉर आरबीसी मेम्ब्रेन इज क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी वॉल, ठीक है। दिस फैसिलिटेट द क्विक एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये किसको फैसिलिटेट करता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, दिस थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फैसिलिटेट क्विक एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन। यानी कि देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरबीसी जो है ये कैपिलरी मेम्ब्रेन के वॉल से बहुत ही क्लोजली अटैच है और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और बीच में क्या इंटरस्टिशियल गैप मैंने बनाया, ठीक है। मैंने इंटरस्टिशियल गैप को लिखा नहीं है बट मैंने बनाया, देखिए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे
कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का बहुत ही आसानी से एक्सचेंज हो जाता है आरबीसी की हेल्प से, क्योंकि आरबीसी इसके कैपिलरी वॉल से बहुत ही क्लोजली अटैच है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का थिकनेस का। चलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक को पढ़ते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटी। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिफ्यूजेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन 1 मिनट एट प्रेशर 1 mmHg। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो भी अमाउंट है गैसेस का वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से 1 मिनट में एट द प्रेशर 1 mmHg पर कितना वॉल्यूम मतलब डिफ्यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ इट्स पार्टिकुलर गैस। मतलब सब किसी भी पार्टिकुलर गैस का अलग अलग डिफ्यूजन कैपेसिटी होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 21 ml पर मिनट पर mmHg, यानी कि 21 ml ऑक्सीजन जो है 1 मिनट में 1 mmHg पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर या फिर डिफ्यूज होगा। आप एक बार फिर से देखिए, 21 ml ऑक्सीजन, देखिए एक बार मैं इसको फिर से अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 mm प्रेशर पर 21 ml ऑक्सीजन 1 मिनट में डिफ्यूज होता है थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो यही बात है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिफ्यूजेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन 1 मिनट एट 1 mmHg प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 mm, टाइम कितना लगना चाहिए 1 मिनट। तो उसमें कितना अमाउंट गैस का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ इट्स पार्टिकुलर गैस। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए 21 ml होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है 400 ml पर मिनट पर mmHg। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 20 टाइम्स मोर डिफ्यूजन कैपेसिटी देन द ऑक्सीजन। आप पहले पढ़े भी होंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी में कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होता है कितना 20 टाइम्स मोर होता है ऑक्सीजन से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 400 ml पर मिनट पर mmHg। तो 21 का अप्रॉक्स 20 टाइम्स है 400, तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा है 20 टाइम्स डिफ्यूजन कैपेसिटी देन ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, यानी कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है इसको कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन कैपेसिटी भी उस पार्टिकुलर गैस का बढ़ेगा। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस partial pressure, sorry, pressure gradient is equal to partial pressure of the gas in the alveoli minus partial pressure of the gas in the capillary pulmonary capillary। देखिए ये दोनों टर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्वियोली में से हम पल्मोनरी कैपिलरी को माइनस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। यानी कि पल्मोनरी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द पल्मोनरी कैपिलरी माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन एल्वियोली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एल्वियोली कितना होता है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरी कितना होता है 40 mmHg। जिसका प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा दोस्तों, दोनों का डिफरेंस होता है 64 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो हमारा एल्वियोली से ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है हमारे ब्लड कैपिलरी में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो रहा है 64 mmHg। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट देखिए आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट से कितना 64 mmHg। तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी, उतना आसानी से ऑक्सीजन जो यहाँ पे आसानी से एल्वियोली से हमारे ब्लड में चला जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द पल्मोनरी कैपिलरी कितना है 46 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोली कितना है 40 mmHg। और दोनों का प्रेशर ग्रेडियंट आप निकालते हैं तो 4 mmHg होगा। दोनों को आप डिफरेंस मतलब कि जो बड़ा वाला है उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द एल्वियोली माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द पल्मोनरी कैपिलरी से ही माइनस करना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी में से किसको माइनस किया, एल्वियोली को माइनस किया। ठीक है, जो कि 46 - 40 है और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कितना आ रहा है 4 mmHg। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो एल्वियोलर लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।